जय भारत। छोटी छोटी कुटिया बड़ी बड़ी इमारत, आज हम पढ़ेंगे 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत। जय भारत। कक्षा 8वीं सब्जेक्ट SS पार्ट 6 18वीं सदी का भारत पढ़ेंगे। आज हम कार्यपत्र के मराठों के संघर्ष में राजा राम वन के परिवार के योगदान का परिचय दें। तो देख लें वही परिचय योगदान मराठों के संघर्ष में राजा रामवन के परिवार के योगदान का परिचय दें। ब्रिजराज की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व राजा राम के हाथों में आ गया। वह एक वीर योद्धा था। उसने मुगलों का मुकाबला करने के लिए युद्ध की छापामार नीति अपनाई। राजा राम ने सैनिक प्रशिक्षण के लिए घने जंगलों में गढ़ बनाए। उसके नेतृत्व में जाटों ने आगरा मथुरा के क्षेत्र में सरकारी माल को लूटना शुरू किया। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पोते बेदार बख्त को जाटों का दमन करने के लिए भेजा। उसके पहुंचने से पहले ही राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर हमला करके तथा उसकी कब्र खुदवाकर अकबर की हड्डियां जला दी एवं मुख्य द्वार को तोड़ दिया। इस प्रकार राजा राम ने गोकुल की मौत का बदला लिया। उसके बाद औरंगजेब ने आमेर के बिशन सिंह को भेजा। राजा राम और बिशन सिंह के बीच युद्ध में राजा राम की मृत्यु हुई। 1700 में ये मर गए थे, देहांत हो गया था इनका। और सेकंड है बंगाल की नवाबी में जिन शासकों ने शासन किया उनकी जानकारी प्राप्त करें, उन पर सभी की चर्चा करें। अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ये नवाबी थे, बंगाल के नवाब थे, शासक थे। और थोड़ा और चर्चा कर लें। अली वर्दी खान ने नेतृत्व में बंगाल में आए परिवर्तन बताइए। अली वर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का शासक बना। उसके शासनकाल में यूरोपीय कंपनियों ने बंगाल में अपने व्यापार का प्रसार किया। उसने अपने शासनकाल में अंग्रेजों फ्रांसीसियों को अपने नियंत्रण में रखा। उसने अंग्रेजों को कलकत्ता और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में अपनी कोठियों की किलेबंदी करने की आज्ञा नहीं दी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये इसका विस्तार से आगे है, पहले 4 का आंसर देख लें। पानीपत का तीसरा युद्ध किस के बीच लड़ा गया और इसका क्या परिणाम हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। तो भाई 18वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन से एक राजनीतिक आंदोलन बदल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। तो बंद नहीं है, बंदा आएगा भाई, बंदा बहादुर, गलती हो गया, बंदा बहादुर ने किया। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य की आधिपत्य को समाप्त करना था। मुगल साम्राज्य का जो अधिकार था उसको खत्म करना था। उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं? पेशवाओं के शासन में उत्तराधिकार व्यवस्था मजबूत हुई या कमजोर? अपने साथियों चर्चा करो। तो उत्तराधिकार पुल्लिंग शब्द है। किसी की मृत्यु के बाद संपत्ति पाना, हक विरासत पाना उत्तराधिकार है। संपत्ति के स्वामी की मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा किसी दान पत्र या वसीयतनामा ने संपादित करने की स्थिति में उस संतान या संबंधी द्वारा स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर स्थानापन्न होना ही उत्तराधिकार है। इंग्लिश में इसे सक्सेशन भी कहते हैं, हेरिटेंस भी कहते हैं। तो उत्तराधिकार किसी मृत्यु के बाद संपत्ति पाना, हक पाना, विरासत पाना। तो पेशवाओं में बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे, बाजीराव प्रथम, बाजीराव और माधवराव प्रथम। तो इसमें मजबूती आई इस व्यवस्था में इनसे। अब है 2 निम्न शब्दों नामों का उचित मिलान करें। राजाराम ताराबाई, महाराजा छत्रपाल, तो देख लेते हैं, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। जी राजा राम ताराबाई के संबंध है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में। छत्रपति साहू जी का देहांत 15 दिसंबर 1749 में। और महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड स्थापना की थी। महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड की स्थापना की थी। दोबारा देख लें। राजा राम ताराबाई, महाराजा छत्रपाल बुंदेलखंड। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और छत्रपति साहू जी का देहांत 15 दिसंबर 1749 में। मराठा भू राजस्व व्यवस्था में सरदेशमुखी और चौथ क्या थे? या टैक्स थी, टैक्स कर। विस्तार से आगे बताता हूँ। चौथ के बारे में इतिहासकार मत नहीं है। तो चौथ मतलब 1/4 किसानों से लिया जाता था। कर है ये मराठा राज्य में, कर है, उपज चौथाई से लिया जाता है, 1/4। और देशमुखी ये भी कर है कि यह आय या उपज का 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। शिवाजी के अनुसार देश की वंशागत सरदेशमुख प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार है। तो ये दोनों कर थे, चौथ और सरदेशमुखी।
यदि आपको पेशवा की उपाधि दी जाती तो आप अनुशासन कुशलता का ध्यान किस प्रकार रखते? अगर मैं भारत का पेशवा होता तो मेरी पहली प्राथमिकता होती भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी लोगों की रोटी कपड़े मकान उपलब्ध कराना। और मेरी तीसरी प्राथमिकता होगी लोगों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना। व्यक्तिवाद का खत्म, व्यक्तिवाद ने व्यक्तिवाद को खात्मा करता, कुशल अनुभवी व्यक्तियों को रखता और पूरे देश में महत्वपूर्ण योगदान देता। अब ये क्षेत्र ढूंढ नहीं, हमने स्थान ढूंढ नहीं मानचित्र में, हैदराबाद लखनऊ दिल्ली जयपुर बुंदेलखंड ढूंढ लेंगे भाई। मैंने ये सर्कल लगा दिया भाई, दिल्ली जयपुर लखनऊ बंगाल हैदराबाद ये ढूंढ लिए। अपने भाई बहन माता या पिता या पड़ोसी से पूछकर याद करो कि विदेशी कंपनियों ने आरंभ में बंगाल तथा तटीय भारत क्षेत्रों को व्यापार के लिए क्यों चुना? अरे सुरक्षित व्यापार मार्ग, समुद्री जहाज़ों की उपलब्धता, जहाँ आसान होगा, आसानी से आ जा सकी तो वहीं से होता है ना व्यापार शुरू। और लास्ट का कार्यपत्रक है, खालिस्तान भरो। रोहिलखंड उत्तर प्रदेश राज्य में है। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हुई। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। बहुविकल्पीय प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में बक्सर का। हैदराबाद की स्थापना कब हुई? हैदराबाद 1724 ईस्वी में। सब्सक्राइब एंड लाइक।